Hi students, how are you? I hope you all are well. Myself, Anwar Kumar Dubey, I am a chemistry teacher. Today we are going to study about Rutherford's atomic model. Okay, we discussed Thomson atomic model in previous class. Today we will discuss about Rutherford's atomic model. Rutherford's atomic model. Rutherford's atomic model. Okay. In previous classes, we also discussed about discovery of nucleus. Okay. On the basis of alpha scattering experiment. On the basis of alpha scattering experiment, Rutherford proposed a nuclear theory. Proposed a nuclear theory of an atom according to his theory. According to his theory. इसका मतलब कि रदरफोर्ड ने सबसे पहले न्यूक्लियस की डिस्कवरी की. आफ्टर दैट उसके बाद उन्होंने रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल को दिया. किसके बेस पर? ऑन द बेसिस ऑफ अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट के बेस पर. ओके, तो ऑन द बेसिस ऑफ अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट रदरफोर्ड प्रपोज्ड अ एटॉमिक मॉडल. रदरफोर्ड proposed a nuclear atomic model according to his theory. What is the first postulate of Rutherford's atomic model? Okay, तो first Rutherford ने जो अपना एटॉमिक मॉडल दिया उसमें उन्होंने पहला जो कैरेक्टर बताया एटम का, या जो पहला उन्होंने postulates दिया. What is the first postulates of Rutherford? रदरफोर्ड का पहला पोस्टुलेट क्या था? उन्होंने बताया क्या कि एटम इज द एक्सट्रीमली स्मॉल. एटम इज द एक्सट्रीमली स्मॉल. एटम क्या होता है? एक्सट्रीमली स्मॉल एंड स्फेरिकल. एटम इज द एक्सट्रीमली स्मॉल एंड स्फेरिकल एंड इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल पार्टिकल. एटम is the extremely small, spherical and electrically neutral particles. Okay, so where is the nucleus situated? Nucleus situated at the center of nucleus. Okay, and most part of the atom is hollow. Most part of the atom is hollow. You know very well, आप अच्छे से जानते हैं कि मोस्ट ऑफ द पार्ट मतलब कितना 90% पार्ट ऑफ द एटम इज हॉलो. व्हाई? बिकॉज 90% अल्फा पार्टिकल्स ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन विदाउट एनी डेविएशन. सो वी कैन से दैट मोस्ट पार्ट ऑफ द एटम इज हॉलो. दैट इज इलेक्ट्रॉन क्लाउड. दैट इज इलेक्ट्रॉन क्लाउड, जिसको हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन क्लाउड. एंड दिस इज न्यूक्लियस. ये हमारा क्या है? न्यूक्लियस है. ओके, तो हमारा जो फर्स्ट पोस्टुलेट था वो क्या था कि एटम इज एक्सट्रीमली स्मॉल, स्फेरिकल एंड इलेक्ट्रिकली neutral. Okay, this is the first postulate of Rutherford's atomic model. Okay, and what is the second postulate? What is the second postulate of Rutherford's atomic model? The second postulate is most part, about 90%. Most part of the atom is hollow. Most part of the atom is hollow. जो मैक्सिमम एरिया होता है एटम का वो क्या होता है? खोखला होता है, मतलब hollow होता है.
अब मुझे इसे समझाने की जरूरत नहीं आप लोगों को, क्यों? क्योंकि आप लोग पहले से इसको जानते हैं। ओके, वेरी गुड। तो ये हमारा हो गया टू पास्टुलेट्स, फर्स्ट पास्टुलेट्स एंड सेकेंड पास्टुलेट्स। ओके, एंड व्हाट इज द थर्ड पास्टुलेट्स? think that in each atom there is an extremely small dense and heavy positively charged center. In each atom there is an extremely small, dense and heavy positively charged center is known as nucleus. Okay, if anyone asks you कि what is nucleus, तो आप क्या बताएंगे कि each atom contain extremely small, dense and heavy positively charged center is known as nucleus. Clear? Any doubt? हमें लगता है कि आपको बहुत आसानी से समझ में आ रहा होगा इसको कि प्रत्येक एटम, जितने भी एटम्स होते हैं होल वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड में जितने भी आपके सबस्टेंस हैं, सब में क्या होता है? एटम्स होते हैं। एटम में क्या होता है? न्यूक्लियस होता है। सभी न्यूक्लियस, सब में क्या होता है? न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। मतलब ऑल एटम्स कंटेन न्यूक्लियस। और उस न्यूक्लियस में क्या होता है? न्यूक्लियस होता कैसा है कि देयर इज एन एक्सट्रीमली स्मॉल, डेंस एंड heavy positively charged center is known as nucleus. उसी को हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस बोलते हैं। क्लियर? तो दिस इज द थर्ड पास्टुलेट्स ऑफ रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। ओके, एंड व्हाट इज द फोर्थ पास्टुलेट्स? फोर्थ पास्टुलेट्स क्या होता है कि द होल पॉजिटिव चार्ज, द होल पॉजिटिव charge of an atom situated in the nucleus. Okay, मतलब कि द होल पॉजिटिव चार्ज ऑफ एन एटम सिचुएटेड इन द न्यूक्लियस, जितना टोटल पॉजिटिव चार्ज होता है, या कह सकते हैं कि द होल मास और पॉजिटिव चार्ज ऑफ एन एटम सिचुएटेड इन द न्यूक्लियस, या कह सकते हैं होल पॉजिटिव चार्ज ऑफ एन एटम प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। किसमें प्रेजेंट होता है? न्यूक्लियस में। ओके, अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड, नॉट मी, मेरे अकॉर्डिंग नहीं, किसके अकॉर्डिंग? रदरफोर्ड के अकॉर्डिंग। ओके, रदरफोर्ड के अकॉर्डिंग क्या होता है कि एटम का जो होल मास होता है वह एटम के न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है। तो यू कैन से द होल मास ऑफ एन एटम सिचुएटेड इन द न्यूक्लियस। किसमें प्रेजेंट होता है? न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है। ओके, तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा ये चीजें। दिस इज वेरी सिंपल, आई थिंक this topic you all taught in class 9. आपने इसको क्लास 9 में पढ़ा है, बस मैं एक बार इसको रिवाइज कर रहा हूँ केवल। और मुझे पता है कि यू आर वेरी इंटेलिजेंट, आप लोग पढ़ने में बहुत ही अच्छे हैं और अब आप लोग इसको अच्छे से समझ रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट फिफ्थ हमको पता है क्या कि एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। एटम क्या होता है? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। thus the
number of proton and number of electrons are same. Atom is electrically neutral according to रदरफोर्ड। जबकि थॉमसन ने भी इस बात को बताया था और इस बात को रदरफोर्ड साहब ने भी बताया। क्या बताया कि एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। व्हाई? बिकॉज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आर सेम। क्यों? क्या होते हैं? सेम होते हैं। मान लीजिए अगर 20 प्रोटॉन है और 20 इलेक्ट्रॉन है, तो इससे पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज कैंसिल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जीरो। इट मींस एटम बिकम न्यूट्रल। एटम क्या हो जाएगा? हमारा न्यूट्रल हो जाएगा। तो इस पोस्टुलेट को भी आप अच्छे तरीके से समझ रहे हैं। ओके, नेक्स्ट पोस्टुलेट्स। सिक्स पोस्टुलेट्स कहें क्या? द साइज ऑफ न्यूक्लियस, द साइज ऑफ न्यूक्लियस कहें क्या? द साइज ऑफ न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल, इज वेरी स्मॉल। क्या होता है? बहुत ही छोटा होता है। साइज ऑफ न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल इन कंपैरिजन, इन कंपैरिजन of the size of an atom. Okay, so the size of nucleus is very small in comparison of the size of an atom. मतलब कि एटम की साइज के कंपैरिजन में जो न्यूक्लियस की साइज होती है बहुत ही स्मॉलर होती है। ओके, मतलब बहुत ही छोटा होता है। ओके, तो अगर हम बात करें तो देखिए इसका रेडियस और फिर न्यूक्लियस का रेडियस, तो हमने क्या की? रेडियस ऑफ न्यूक्लियस 10⁻⁻6 नैनोमीटर, 10⁻⁻15 मीटर। ओके, एंड 10⁻⁻13 सेंटीमीटर। तो व्हाट इज द साइज ऑफ एटम? एटम का साइज क्या होगा? 10⁻⁻1 नैनोमीटर। ओके, एंड 10⁻⁻10 मीटर एंड 10⁻⁸ सेंटीमीटर। ओके, तो दिस इज द साइज ऑफ एटम और दिस इज द साइज ऑफ न्यूक्लियस। समझ में आ गया होगा आपका? स्टेटमेंट के द्वारा आप देखिए द साइज ऑफ न्यूक्लियस is very small in comparison of the size of an atom. Okay, तो size radius of nucleus is नैनोमीटर में 10⁻⁻6, मीटर में 10⁻⁻15 मीटर एंड सेंटीमीटर में 10⁻⁻13 सेंटीमीटर। तो इन द कंपैरिजन ऑफ रेडियस ऑफ न्यूक्लियस ऑफ एटम, एटम में देखा जाए 10⁻⁻1 नैनोमीटर और इसमें 10⁻⁻10 मीटर, यहाँ पे 10⁻⁻10 8 सेंटीमीटर होगा। ओके, तो अगर बताएं कि वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस, वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस अपॉन वॉल्यूम ऑफ एन एटम, वॉल्यूम ऑफ एन एटम, तो क्या हो जाएगा? 4/3 इंटू 4/3 इंटू 10⁻⁻6, 10⁻⁻6 हम किसका ले रहे हैं? नैनोमीटर में। 10⁻⁻6 का क्या करते हैं? क्यूब अपॉन 4/3 इंटू 10⁻⁻1 का क्या करते हैं? हम क्यूब करते हैं। ओके, तो 4/3 क्या होगा? कैंसिल हो जाएगा और ये ऊपर चला जाएगा। तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? 10⁻⁻15 मीटर। अब आप सोच रहे हैं सर बिना कैलकुलेट करते हुए छोड़ दे रहे हैं, आपके लिए छोड़ रहा हूँ ताकि आप इसको कैलकुलेट करके हमको बताएं। ओके, कि 10⁻⁻15 मीटर कैसे आएगा? पावर कहाँ जाएगा? ऊपर जाएगा। 6 रीजन कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा। ये माइनस से क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। जो माइनस जिसकी साइन बड़ी होगी उसी का साइन लगेगा। ओके, तो कितना आ जाएगा? 10⁻⁻15 मीटर। लेकिन मैं सॉल्व
नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि ये आपके लिए है कि आप इसको सॉल्व करके हमको बताएं कि सर मैंने ये सॉल्व किया और उसको हमारे पास सेंड करें। ओके, तो दिस इज 6 पोस्टुलेट्स। ये आपका हो गया 6 पोस्टुलेट्स किसका? रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल का। आप लोग मेहनत से पढ़ते रहिए, एक एक टॉपिक हम आपको सेंड करेंगे। कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं होगा जो नहीं पढ़ाया जाएगा, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड से हटा दिया गया हो, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड में हमारा ऐड हो। ओके, नेक्स्ट पोस्टुलेट्स, in an atom electrons revolve around the nucleus. According to Rutherford, electron revolve around the nucleus. You know very well, shape of atom is spherical, okay, and nucleus present at the center of atom, है ना, and electrons revolve around the nucleus. इलेक्ट्रॉन क्या करता है? न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करता है। ओके, न्यूक्लियस इज द पॉजिटिवली चार्ज एंड इलेक्ट्रॉन इज द नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स। ओके, क्लियर? इन न्यूक्लियस में क्या होता है? प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। प्रोटॉन इज positively charged particles, okay, and neutron is the electrically neutral particles and electron is the electrically negative particles. Okay, so electrons revolve around the nucleus और जिस पाथ में वो रिवॉल्व करता है that is called orbit, जिसको हम क्या बोलते हैं? ऑर्बिट बोलते हैं। ऑर्बिट और सेल, ऑर्बिट और सेल बोलते हैं। दिस इज द 7th postulates of Rutherford's atomic model. Okay, and next postulates, 8th postulates. What is the next postulates? कहें क्या? इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस। अभी जैसे मैंने बताया आपको कि इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस। इलेक्ट्रॉन क्या करता है? न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करता है। किसमें? एक डेफिनेट पाथ में रिवॉल्व करता है, दैट इज कॉल्ड ऑर्बिट, जिसको क्या बोलते हैं? ऑर्बिट बोलते हैं। ओके, तो इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस लाइक प्लैनेट अराउंड द सन। जैसे सन होते हैं, सूर्य होगा, ओके, और जो प्लैनेट्स होते हैं इसके अराउंड क्या करते हैं? रिवॉल्व करते हैं नहीं करते हैं? तो सिमिलरली एकदम वैसे ही क्या होता है? सन का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे? न्यूक्लियस, और यहाँ पर प्लैनेट का कंपैरिजन किससे करेंगे? इलेक्ट्रॉन से। तो इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन एन एटम लाइक प्लैनेट रिवॉल्व अराउंड द सन। जैसे इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करते हैं, सिमिलरली प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन। वो भी क्या करते हैं? सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं। दैट्स व्हाई इट इज आल्सो कॉल्ड रदरफोर्ड्स प्लैनेटरी मॉडल। रदरफोर्ड्स planetary atomic model are also called Rutherford's solar model, Rutherford's solar atomic model. ओके, तो कैसे है ये आपको समझ में आ गया है। तो these are the postulates of Rutherford's atomic model. तो इतने तो हमारे क्या हो गए? Rutherford's atomic model के postulates हो गए। ओके, अब what is the drawbacks? What is the drawbacks of Rutherford's atomic model? Rutherford's atomic model के drawbacks क्या-क्या हैं? इसके limitations क्या-क्या हैं? Limitation
limitations of Rutherford's atomic model. Okay, कहेंगे क्या कि this model does not obey the law of electrodynamics. ओके, लॉ ऑफ इलेक्ट्रोडायनेमिक्स मतलब जो रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल्स है वह इलेक्ट्रोडायनेमिक्स लॉ को फॉलो नहीं करता है, ओबे नहीं करता है। क्या कहेंगे क्या कि रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल डज नॉट ओबे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। अब पहली बात हमको ये जानना है कि व्हाट इज द इलेक्ट्रोडायनेमिक्स होता क्या है। ओके, तो होता क्या है, कहें क्या कि when electrically charged particles revolve around the oppositively charged fields, when electrically charged particles, या कह सकते हैं कि when charged particles, electron has negative charge, okay, nucleus has positive charge। तो अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के अनुसार होता क्या है कि when a charged particles revolve around the oppositively charged fields, they emits radiant energy। आप कह सकते हैं क्या कि when charged particles revolve around the oppositely charged fields, they emits radiant energy। वो लगातार क्या करेगा, एनर्जी को इमिट करेगा। ओके, कंटिन्यूअसली मतलब कि when a charged particles revolve around the oppositively charged fields, they emits energy continuously। वो लगातार क्या करेगा, एनर्जी को इमिट करेगा। अब जैसे हमारे पास है, मान लीजिए सुबह हमने क्या किया, खाना खा करके आया, ओके, अब हम लगातार वर्क कर रहे हैं तो हमारी एनर्जी क्या रहेगी, एज सच हमारी बॉडी में स्टोर रहेगी। भले ही क्या होता है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, only it can be changed into one form to another form। तो हमारी एनर्जी कहीं वर्क में क्या हो रहा है, कन्वर्ट हो रहा है। भले ही एनर्जी लॉस नहीं होती, एनर्जी को क्रिएट नहीं किया जा सकता है, एनर्जी जो है हमारा लॉस नहीं होता है, लेकिन यह वन फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज होता है कि नहीं होता है? वेरी गुड, बहुत अच्छे। तो जब इलेक्ट्रॉन्स क्या करेगा, लगातार रिवॉल्व करेगा न्यूक्लियस के अराउंड, तो वह एनर्जी को कंटिन्यूअसली इमिट करेगा, जिससे उसकी एनर्जी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। और एक समय ऐसा आएगा जब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में गिर जाएगा और एटम्स बिकम अनस्टेबल, और एटम हमारा अनस्टेबल हो जाएगा। ओके, बट वी नो वेरी वेल एटम इज अ स्टेबल सिस्टम। एटम एक स्टेबल सिस्टम है, ऐसा कभी होता नहीं है। जब रदरफोर्ड ने कहा था कि when electrons revolve around the nucleus, they produce centrifugal forces, which is created gravitational force between nucleus and electrons। ओके, इस तरह से उस ग्रेविटेशनल फोर्स के थ्रू हमारे इलेक्ट्रॉन्स और न्यूक्लियस बैलेंस रहते हैं, जिससे इलेक्ट्रॉन जो होता है कभी भी न्यूक्लियस में फॉल नहीं करता है, गिरता नहीं है। लेकिन इसके पीछे रदरफोर्ड ने कोई स्टेबल अपना व्यू नहीं दिया, उन्होंने कोई इसके पीछे बहुत अच्छा रीजन नहीं दे पाया, जिससे ये उनका ड्रॉबैक था। तो मैंने कहा क्या कि when a charged particles revolve around the oppositively charged fields, it emits energy continuously। और if this law follow on Rutherford's atomic model, when electrons revolve around the nucleus, or electron is the negatively charged particles and nucleus has positively charged particles, or when electrons revolve around the nucleus, when electrons
revolve around the nucleus. तो revolving electrons will decrease energy. Revolving electrons will decrease energy. जो इलेक्ट्रॉन हमारा रिवॉल्व कर रहा है उसकी एनर्जी क्या करेगी? कम होगी. As a result, electron come close to the nucleus. Come close to the nucleus. जिससे हमारा इलेक्ट्रॉन धीरे धीरे जैसे जैसे ये रिवॉल्व करता जाएगा इसकी एनर्जी क्या होती रहेगी? इमिट करती रहेगी. और एज अ रिजल्ट इलेक्ट्रॉन कम क्लोज टू द न्यूक्लियस. ये धीरे 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 क्या होता जाएगा? न्यूक्लियस के पास आ जाएगा. एट लास्ट और लास्ट में इलेक्ट्रॉन्स फॉल इन द न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस में गिर जाएगा. और फिर क्या होगा? एटम बिकम अनस्टेबल. और एटम क्या हो जाएगा? हमारा अनस्टेबल हो जाएगा. इट मींस यू कैन से अबाउट स्टेबिलिटी ऑफ एटम्स. एटम की स्टेबिलिटी के बारे में, है ना, एटम की स्टेबिलिटी के बारे में देयर इज अ नो एक्सप्लेनेशन. देयर इज अ नो एक्सप्लेनेशन. वहां पर कोई एक्सप्लेनेशन नहीं. किसका? रदरफोर्ड का. इट मींस वी कैन से दैट दिस इज द ड्रॉबैक ऑफ रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल. व्हाई? क्योंकि इन्होंने एटम की स्टेबिलिटी के बारे में कोई रीजन नहीं दिया, इसको ये प्रूव नहीं कर पाए. सो वी कैन से दैट दिस इज द ड्रॉबैक ऑफ रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल. कि हाउ विल एटम बिकम स्टेबल. कैसे हमारा एटम स्टेबल होगा? इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा तो उसकी एनर्जी क्या होती जाएगी? इमिट होती जाएगी. एनर्जी उसकी खत्म होती रहेगी और एक समय ऐसा आएगा कि जब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में गिर करके अपने एटम के सिस्टम को क्या कर देगा? खत्म कर देगा और एटम हमारा क्या हो जाएगा? अनस्टेबल हो जाएगा. तो हाउ विल एटम्स विल स्टेबल? हमारा एटम कैसे स्टेबल हो जाएगा? अबाउट दिस, इसके बारे में देयर इज नो एक्सप्लेनेशन. वहां पे उन्होंने कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दिया. सो वी कैन से, तो हम कह सकते हैं कि दिस इज ड्रॉबैक्स ऑफ रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल. ओके. Next, Rutherford did not determine the Rutherford second drawback. Second drawback क्या है? Rutherford did not determine the number of electrons present in the orbit. Present in the orbit. जैसे कि न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अराउंड बहुत सारे क्या है हमारे? सर्कुलर पाथ है. तो किस ऑर्बिट में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे इसके बारे में भी उन्होंने कोई रीजन नहीं दिया. इसके पीछे उन्होंने अपना कोई लॉजिक नहीं दिया. तो दिस इज द ड्रॉबैक्स ऑफ रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल. इट मींस कैसे कर सकते हैं कि रदरफोर्ड डिड नॉट डिटरमाइन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मूविंग इन द ऑर्बिट्स. मूविंग इन द ऑर्बिट्स कि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स मूविंग इन द ऑर्बिट्स इन एन एटम्स. एटम में कितने इलेक्ट्रॉन्स किस ऑर्बिट में मूव करेंगे या कितने इलेक्ट्रॉन्स किस ऑर्बिट में हमारे प्रेजेंट रहेंगे इसके बारे में रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल कोई एक्सप्लेनेशन नहीं देता है. तो दिस इज ड्रॉबैक्स ऑफ रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल. ओके. दिस इज द सेकेंड ड्रॉबैक्स ऑफ रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल. नेक्स्ट है क्या कि दिस atomic model failed to explain line spectrum. This atomic model failed to explain line spectrum. हम आपको बता दें कि when electron revolve around the nucleus, it emits energy in the form of radiation, which produce fine line that is called spectrum. But there is no explanation about line spectrum. So we can say
this atomic model fail to explain light spectrum, it means we can say this is the drawbacks of रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। ओके, तो ये आपका टोटल हो गया क्या, रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल। ओके, कोई प्रॉब्लम किसी को, सबको समझ में आ गया है ना? ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज, देखिए नेक्स्ट मॉडल क्या है हमारा, नील्स बोर एटॉमिक मॉडल। नील्स बोर एटॉमिक मॉडल, बट फॉर द अंडरस्टैंडिंग ऑफ बोर्स एटॉमिक मॉडल, बोर्स एटॉमिक मॉडल को समझने के लिए सबसे पहले हमें पढ़ना क्या पड़ेगा, प्लैंक क्वांटम थ्योरी। प्लैंक क्वांटम theory of radiation, Planck's quantum theory of radiation. Okay, one scientist is Max Planck. Max Planck. Max Planck in 1900 proposed the quantum theory of radiant energy, of the radiant energy. Okay, its assumptions are as follows. तो मैक्स प्लैंक ने 1900 में एक थ्योरी प्रपोज की जिसका नाम क्या है, क्वांटम थ्योरी। किसका, रेडिएंट एनर्जी का। रेडिएंट एनर्जी का इट्स एज्यूम्शन और एज फॉलोज। इनका जो फर्स्ट एज्यूम्शन क्या है कि एब्जॉर्प्शन एंड इमिशन, absorption and emission of radiant energy, absorption and emission of radiant energy by an object is discontinuously, not continuously. Okay, तो according to Max Planck, absorption and emission of radiant energy by an object is discontinuously, not continuously. ओके, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात उन्होंने कह दी मैक्स प्लैंक ने। सपोज दैट कोई भी ऑब्जेक्ट है और दिस इज द सोर्स ऑफ एनर्जी। ये क्या है, सोर्स ऑफ एनर्जी है और ये हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है। ओके, तो ये जो ऑब्जेक्ट है जो ये एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा या जो एनर्जी को इमिट करेगा, ठीक है, मतलब एब्जॉर्प्शन एंड इमिशन ऑफ रेडिएंट एनर्जी बाय एन ऑब्जेक्ट, ये हमारा क्या होगा, ये हमारा डिसकंटिन्यूअसली होगा, नॉट कंटिन्यूअसली। ये लगातार नहीं होगा, ये डिसकंटिन्यूअसली होगा। ठीक है, पहली बात उन्होंने बताई। ओके, कि एब्जॉर्प्शन एंड इमिशन ऑफ रेडिएंट एनर्जी बाय एन ऑब्जेक्ट इज discontinuously, not continuously, according to Max Planck. हमने आपको बताया कि नील्स बोर एटॉमिक मॉडल को अगर समझना है तो सबसे पहले हमें प्लैंक क्वांटम थ्योरी को समझना पड़ेगा। और मैक्स प्लैंक साहब ने क्या बताया 1900 में कि एब्जॉर्प्शन एंड इमिशन ऑफ रेडिएंट एनर्जी बाय एन ऑब्जेक्ट इज discontinuously, not continuously, लगातार नहीं होता है। किसी भी कोई भी ऑब्जेक्ट एनर्जी को लगातार ना तो गेन करेगा ना तो लगातार लूज करेगा, मतलब एब्जॉर्ब करेगा लगातार ना तो लगातार इमिट करेगा। कैसे करेगा, ये डिसकंटिन्यूअसली करेगा। ओके, हमें लगता है कि आपको ये चीज
समझ में आ गया होगा। ओके, तो व्हाट इज द सेकेंड एज्यूम्पशन? सेकेंड, एनर्जी एब्सॉर्ब, एनर्जी एब्सॉर्ब एंड, ये कह सकते हैं कि एनर्जी एब्सॉर्ब और इमिटेड बाय एन ऑब्जेक्ट, एनर्जी एब्सॉर्ब और इमिटेड बाय एन ऑब्जेक्ट इन द फॉर्म of discrete bundle, or you can say packet of energy. Okay, so energy absorbed or emitted by an object in the form of discrete bundle or packet of energy. मतलब कि कोई भी जो ऑब्जेक्ट है हमारा, दिस इज द ऑब्जेक्ट, ओके, ये जो एनर्जी को एब्सॉर्ब करेगा या एनर्जी को इमिट करेगा वो किसके फॉर्म में? इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी बंडल, ओके, या इन द फॉर्म ऑफ डिस्क्रीट बंडल और पैकेट। वह एनर्जी के छोटे छोटे क्या होते हैं, मतलब पैकेट्स होते हैं। ये एनर्जी को, मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट जो एनर्जी है, चाहे वह एब्सॉर्ब करे चाहे वह इमिट करे, वह किसके फॉर्म करते हैं? डिस्क्रीट बंडल के फॉर्म करते हैं और पैकेट के फॉर्म में करते हैं। ओके, मतलब पैकेट के फॉर्म में एनर्जी को एब्सॉर्ब करेंगे और पैकेट के फॉर्म में एनर्जी को इमिट करेंगे। ओके, तो दिस इज द सेकेंड पोस्टुलेट्स ऑफ प्लैंक क्वांटम थ्योरी। व्हाट इज द थर्ड पोस्टुलेट्स of Planck quantum theory? Each packet of energy is called quanta. एनर्जी के प्रत्येक पैकेट को क्या बोलते हैं? क्वांटा बोलते हैं। ओके, तो ईच पैकेट ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड क्वांटा, एंड क्वांटा ऑफ लाइट फोटॉन एंड क्वांटा ऑफ लाइट एनर्जी is called photon. ओके, तो each packet of energy is called quanta. एनर्जी के प्रत्येक पैकेट को क्या कहेंगे? क्वांटा कहेंगे। एंड क्वांटा ऑफ लाइट एनर्जी एंड क्वांटा ऑफ लाइट एनर्जी को क्या कहेंगे? फोटॉन कहेंगे। क्लियर? उसे हम क्या कहेंगे? फोटॉन कहेंगे। तो क्लियर हो गया ये टॉपिक। This is the third postulate of Planck quantum theory. What is the third postulate? Each packet of energy is called quanta, and quanta of light energy is called photon. Okay, so this is the third postulate. What is the fourth postulate of Max Planck quantum theory? तो energy, fourth postulate, energy of one quanta is equal to the okay, तो एनर्जी ऑफ वन क्वांटा इज इक्वल टू द, वो किसके इक्वल होता है? व्हाट इज द एनर्जी? एनर्जी को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? E से, कैपिटल E से। तो E इक्वल टू किसके होता है? h न्यू की, एंड h न्यू इक्वल टू hc अपॉन लैम्डा की। तो एनर्जी ऑफ वन क्वांटा इज इक्वल टू द E इक्वल टू h न्यू, E इक्वल टू h न्यू, एंड h न्यू इक्वल टू hc अपॉन
lambda. Where is the E? Where is the E? E is the energy. What is the H? H is the Planck's कांस्टेंट. प्लैंक्स कांस्टेंट इसकी वैल्यू कितनी होती है? 6.625 into 10 to power minus 34. MKS क्या हो जाएगा? जूल सेकेंड. जूल सेकेंड. H क्या? What is the H? H is the Planck constant. What is the nu? Nu is the frequency of radiation. Nu is the frequency of radiation. Okay, and what is the lambda? Lambda is the wavelength of radiation. Wavelength of radiation. Okay, clear? So what is the E? E is the energy. What is the H? H is the Planck constant. And what is the value of H? 6.625 into 10 to power minus 34 joule second. And what is the C? C is speed of light. Speed of light. What is the value of speed of light? 3.8 into 10 to power 3 into 10 to power 8 meter per second. 8 meter per second. ओके, तो स्पीड ऑफ लाइट इक्वल टू क्या हो जाएगा? C क्या? व्हाट इज द C? स्पीड ऑफ लाइट और वैल्यू 3 into 10 to power 8 meter per second. What is the lambda? Lambda is the wavelength of radiation. What is the nu? Frequency of radiation. Okay, this is the fourth postulate of Max Planck quantum theory. Max Planck quantum theory. Next postulate, what is the fourth postulate? कहीं क्या कि the quantity of energy absorbed or emitted, the quantity of energy absorbed or emitted is integral multiple of energy of one quanta. Integral multiple of energy of one quanta, that is delta E is equal to h nu. इसका इंटीग्रल मल्टीपल क्या हो जाएगा? 2h nu. इसका इंटीग्रल 3h nu. इसका इंटीग्रल 4h nu. वैसे क्या हो जाएगा? m h nu. Okay, the quantity of an energy absorbed or emitted is integral multiple of energy of one quantum delta E. That is delta E is equal to h nu. इसका इंटीग्रल मल्टीपल 2h nu, फिर 3h nu, फिर 4h nu, so on. Okay, तो all the electromagnetic radiation travel with speed of light and categorized by frequency and wavelength. तो मैंने क्या कहा कि all the electromagnetic radiation travel with speed of light and categorized by frequency as well as wavelength. Okay, तो the energy of photon of red light को आपने देखा होगा कहाँ पे लगा होता है? बताइए कहाँ लगा होता है? स्टेशन पे. वेरी गुड. कहाँ लगा होता है? स्टेशन पे. ओके, मैंने क्या कहा कि द एनर्जी ऑफ फोटॉन ऑफ रेड लाइट इज लेस. क्या होता है? इज लेस, बहुत कम होता है. ओके, देन दैट किसके कंपैरिजन में? ब्लू लाइट. किसके कंपैरिजन में? ब्लू लाइट के कंपैरिजन. मैंने क्या कहा कि द एनर्जी ऑफ फोटॉन ऑफ रेड लाइट इज लेस
देन दैट ऑफ फोटॉन ऑफ ब्लू लाइट। क्यों? क्योंकि इसकी एनर्जी अगर लेस है तो इसका लैम्डा वेवलेंथ क्या होगा, ज्यादा होता है। वेवलेंथ अगर ज्यादा होगा तो हमको बहुत दूरी तक दिखाई पड़ता है। ओके, क्यों? क्योंकि एनर्जी कम होगी, एनर्जी कम होगी तो वेवलेंथ ज्यादा होगा, वेवलेंथ ज्यादा होगा तो एनर्जी कम होगी। क्लियर है? इसमें इट मींस अगर हम कहें क्या कि ई अगर जो हमारा ई है अगर वो डिक्रीज कर रहा है, क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, तो लैम्डा हमारा क्या करेगा, लैम्डा हमारा इंक्रीज करेगा। लैम्डा क्या करेगा, हमारा इंक्रीज करेगा। ओके, तो ई डिक्रीज करेगा मतलब एनर्जी डिक्रीज करेगी तो लैम्डा इंक्रीज करेगा। ओके, कितने होते हैं हम लोग याद है कि बोलते हैं विबग्योर। विबग्योर, वी मतलब वायलेट, आई मींस इंडिगो, बी मतलब ब्लू, जी मींस ग्रीन, वाई मींस येलो, ओ मींस ऑरेंज, आर मींस रेड। देखिए इसमें आर का लैम्डा इंक्रीज कर रहा है और ई क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। एनर्जी कम होगी तो लैम्डा क्या करेगा, इसका इंक्रीज करेगा। हमेशा अपने माइंड सेट कर लीजिए कि ई डिक्रीज करेगा तो लैम्डा इंक्रीज करेगा, तो जिससे हमें दूर तक दिखाई पड़ेगा। इसीलिए स्टेशन पर रेड लाइट लगता है, जिससे क्या होगी उससे हमें बहुत दूरी से दिखाई पड़ेगी। क्यों हमको दिखाई पड़ता है? क्योंकि उसका लैम्डा ज्यादा होता है और एनर्जी उसकी कम होती है। ओके, चलिए एक क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। लेट अस वी टेक एन एग्जांपल। एक हम एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल क्या है, calculate the energy of photons having following wavelengths, फर्स्ट है 5890 एंगस्ट्रॉम, 5890 एंगस्ट्रॉम। तो कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ फोटॉन्स हैविंग द फॉलोइंग वेवलेंथ। ओके, तो फार्मूला क्या होता है, E इक्वल टू hc अपॉन लैम्डा, और ये इक्वल टू किसके होता है, h न्यू। ओके, तो अगर इसका हमको क्या कैलकुलेट करना है, एनर्जी, वेवलेंथ हमको दिया गया है, ये दिस इज द वेवलेंथ। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे कि इसकी हमको एनर्जी कैलकुलेट करनी है। h क्या है, h हमारा प्लैंक कांस्टेंट, इसकी वैल्यू क्या होगी 6.625 into 10 to power minus 34। अगर मान लीजिए MKS लेंगे तो अगर CGS लेंगे कितना हो जाएगा 27। हम इसको कहेंगे अर्ध सेकंड, क्या बोलेंगे इसको, अर्ध सेकंड बोलेंगे। अगर CGS मतलब क्या होता है, सेंटीमीटर, ग्राम एंड सेकंड। MKS में क्या होता है, मीटर, और K से क्या हो जाएगा, किलोग्राम। ओके, और S से क्या हो जाएगा, सेकंड। ओके, तो CGS MKS, M मतलब मीटर, ठीक, और K मतलब किलोग्राम, और S मतलब सेकंड हो गया। क्लियर? और CGS में क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर, ठीक है, और G मतलब क्या हो गया, ग्राम, और S मतलब क्या हो गया, CGS मतलब सेकंड हो गया। तो E ले लेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, अर्ध सेकंड। और C मोशन ऑफ लाइट या स्पीड ऑफ लाइट। तो स्पीड ऑफ लाइट कितना होगा, 3 into 10 to power 8 अगर लेंगे तो कितने हो जाएगा, मीटर पर सेकंड में। और सेंटीमीटर CGS में ले रहे हैं तो कितना हो जाएगा, 10 to power 10 अपॉन लैम्डा। लैम्डा की वैल्यू किसने दिया गया है, एंगस्ट्रॉम में। तो इसको किसमें चेंज करना है, CGS में चेंज करना है। तो कितना हो जाएगा 5890 into 10 to power minus 8। ओके, अब इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, जितना आएगा वही क्या होगी, एनर्जी होगी इसकी। ठीक है, लगभग 3.37 into 10 to power minus 17 या minus 12
अर्ग के आएगा। ओके, मैं आपको 2 क्वेश्चन देता हूं, इसको आप सॉल्व करके हमको बताइएगा। ठीक, बी ए तो मैंने सॉल्व कर दिया है, बी एंड सी। ओके, बी है हमारा 4.0 इंटू 10⁻⁻8 सेंटीमीटर दिया हुआ है। सीजीएस लगाइएगा, सीजीएस सिस्टम, और यहाँ पे दिया है 600 नैनोमीटर। इसकी क्या कैलकुलेट करनी है? एनर्जी। ये कैलकुलेट करके आप हमको इसका फीडबैक देंगे किस पे? व्हाट्सएप पे। ओके, तो ये था आपका मैक्स प्लैंक क्वांटम थ्योरी, और वो था आपका क्या? रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल एंड ड्रॉबैक्स ऑफ रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। ओके, लेट अस एंजॉय विथ केमिस्ट्री। ओके, मैं आपको फिर नेक्स्ट क्लास में मिलूंगा किसके साथ? नील्स बोर एटॉमिक मॉडल के साथ। हाँ, एक चीज ध्यान रखिएगा, इस पैंडेमिक टाइम में, इस महामारी के टाइम में आप कोरोना से बचिए, क्योंकि इस समय जो कोरोना बढ़ने की दर है, इंक्रीज होने की जो रेटिंग है, वह अबाउट 40,000 पर डे है। 40,000 पर डे है। तो ये जो टाइम है, यह बहुत ही पीक टाइम चल रहा है कोरोना का, बहुत ही इसका खराब समय आने वाला है। कह सकते हैं कि अभी हम कोरोना से बिल्कुल सेफ नहीं है। हम तभी बच पाएंगे जब हम ये मान चलेंगे कि सामने वाला कोरोना पॉजिटिव है, तभी हम अपने आप को सेफ रख पाएंगे। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि सबसे पहले हम घर में ही रहें, घर से बाहर ना निकले। मैं आपके लिए घर से बाहर निकलता हूँ, मैं आपके लिए वीडियो बनाता हूँ, मैं आपको लिंक देता हूँ, आप घर पे बैठ के पढ़िए, लेकिन आप घर से बाहर कतई मत निकलिए। और अगर निकलते भी हैं तो आप मास्क का यूज जरूर करें, और गर्म पानी को आप पीते रहिए, ठीक है, और काढ़ा को भी पीते रहिए, लेकिन घर से बाहर नहीं जाना है। ओके, थैंक यू एंड एंजॉय विद केमिस्ट्री। बाय बाय।